आज तो हमारी गाय को दाना पानी खिलाने का पैसा वसूल हो गया। पता है हमारी एक गाय ने पूरे 2-2 बाल्टी भर कर दूध दिया है, वो भी एकदम गाढ़ा दूध जैसे फुल क्रीम का दूध हो। और ये देखो मैंने इस बार छाछ से कितना सारा मक्खन निकाला है, थोड़ा सा चक्कर देखो, अमृत जितना मीठा है। हाँ हाँ तुम दोनों मक्खन खा रही हो, यहाँ इतनी ठंड में छप्पर बनाने में हमारी कुल्फी जम रही है। जल्दी जल्दी गोबर पकड़ा दो ताकि हम छप्पर चढ़ा दे और जल्दी से नीचे उतर जाएं। देखो मौसम भी खराब हो रहा है, तुम लोगों को तो पता है पहाड़ों का मौसम है, किसी भी पल बर्फीली बारिश शुरू हो जाती है। तभी एकदम से छप्पर पर गोबर से लिपाई करते हुए अंजू का पैर छपार में जमा बर्फ से फिसल जाता है और वह दूसरी तरफ खाई में गिरने वाली होती है। तभी किरण उसका हाथ पकड़ लेती है। संभल कर अंजू, तुमको पता है ना हम लोग बर्फीली पहाड़ी पर रह रहे हैं, यहाँ सावधानी बरतनी पड़ती है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। मैं तो ध्यान से कर रही थी, देखा नहीं फिसलने वाली बर्फ थी, मगर जान बच गई। आखिर इन 10 की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो ठंड के मौसम में गोबर घर में गुजारा करने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जहाँ मौसम की ठंडी बर्फीली हवा के बीच 10 बहुएं रीमा, सीमा, चंपा, फुलवा, गौरी, मधु, किरण, अंजू, सीता, गीता भट्टी में ईंट बना रही होती हैं। पिछले 2-3 दिनों से मौसम खराब होने की वजह से आसमान से ताबड़तोड़ बर्फ की बारिश हो रही है। बाप रे बाप, कितनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है आज हलक में से जान निकल जाएगी। सही कह रही हो तुम सीमा दीदी, एक तो ये बर्फबारी 2 दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रही, शरीर का खून जम रहा है। मगर किसी ने ठीक ही कहा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है, इस ईंट भट्टी पर मेहनत करके जैसे तैसे घर की रोटी चल रही है, अगर ये भी छोड़ देंगे तो पेट कहाँ से भरेंगे। अरे तुम सब बातें कम करो और जल्दी जल्दी ईंट बनाओ। अगर हम 10 बहुओं ने 10,000 ईंट बनाने का कोटा पूरा नहीं किया ना तो सेठ हमारे पैसे रोक लेगा, फिर घर पर राशन पानी कहाँ से लेकर जाएंगी। इतने में मालिक मखमली गर्म स्वेटर टोपी पहने गजब पट्टी खाता हुआ आता है और चिल्लाता है, अरे तुम 10 ने अभी तक आधी ईंट भी नहीं बनाई, कैसे सुस्त मुर्गी की तरह काम कर रही हो। क्या करे सेठ जी, हम सबके हाथ ठंड के चलते एकदम सुन्न पड़ गए हैं, ऊपर से हर कुछ देर पर भट्टा भी ठंडा पड़ा जा रहा है। देख गौरी, मैंने तुझे सफाई नहीं मांगी। शुरू में जब तुम 10 बहुएं आई थी तब तो बड़ा जुगाड़ करके जैसे तैसे ईंट बना लेती थी। अब ठंड की शुरुआत हुई नहीं कि तुम लोगों ने आलस दिखाना शुरू कर दिया। चलो चलो, ऐसे आलसियों के लिए मेरे भट्टी पर कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, अपने आधे दिन की पगार ले लो। और 10 अपनी अपनी आधे दिन की पगार लेकर घर वापस लौट आती हैं। घर जाकर माँ जी को क्या जवाब देंगे, हम सबका काम पूरा एक साथ छूट गया, घर का खर्चा कैसे पूरा होगा। तुम सब चिंता मत करो, हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा ले। मगर जैसे ही 10 घर पहुँचती हैं तो एक और नई मुसीबत उनके सामने तैयार खड़ी थी। उनकी बूढ़ी सास गोदावरी ठंड में मकान से बाहर निकल कर बैठी थी। मकान की छत बर्फीले तूफान में गिर गई थी। कुछ बहू के बच्चे गोद वाले थे तो 1-2 बहू के बच्चे समझदार सब ठंड में ठिठुरे जा रहे थे। ना रो मुन्ना ना रो, हे भगवान, कहीं ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरे नन्हे मुन्ने पोते पोतियों के छाती में ना जकड़ ले। हे भगवान, माँ जी हमारी छत कैसे टूट गई, क्या बताऊं बहुओं, पूरे झोपड़ी के छत पर बर्फ इकट्ठी हो गई थी। कच्ची झोपड़ी की छत थी, वो भी 1 मिनट में गिर पड़ी। भला उन गौ माता का जो ये कब से कोलाहल कर रही थी। एकदम से मैं समय रहते बाल बच्चों को लेकर बाहर निकल गई, वरना हम तो इसी में दब कर मर जाते। लेकिन इकलौता सहारा हमारा घर भी हमसे छिन गया। अब हम इस कहर ढाते ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे। माँ जी जान बची तो लाखों पाए, छप्पर ही तो टूटा है, आपकी जुगाड़ू बहू है ना, हम मिलकर इसे ठीक कर देंगी। हाँ, अव्वल दर्जे की जुगाड़ बहुओं हो तुम लोग। तो ऐसा करो, अब अपने रहने का बंदोबस्त भी कहीं और देख लो, क्योंकि मैंने अपना मकान नए किराएदार को चढ़ा दिया है। हसमुख लाल जी, आप बगैर हमसे पूछे घर किसी और किराएदार को कैसे दे सकते हैं। अरे किस बात का तुम्हारा घर, एक तो इतने महीनों से तुम्हारे पतियों का कोई अता पता नहीं है। पिछले 6 महीने से परदेश गए कमाने को और आए भी नहीं। ऊपर से तुम 10 ने इन गाय भैंस का गोबर करवा कर मेरे अच्छे खासे घर को अस्तबल बना दिया। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, हम चले जाएंगे, हमें हमारा सामान समेट लेने दीजिए।
बेचारी दसों बहू अपने बचे हुए सामान को बांधकर घर खाली कर देती हैं। ठंड में पूरी सड़क सन्नाटों से भरी थी। कोहरा ही कोहरा छाया था। लगभग 2 दिन चलने के बाद वह एक बहती नदी का पड़ाव पार करके अपने गायों के साथ में एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाती है, जहां उन्हें एक गांव बसा नजर आता है। वो देखो, उस बर्फीले पहाड़ के ऊपर गांव बसा हुआ है। चलो हम सब लोग भी वहीं चलते हैं। दसों बहू दोबारा से चलना शुरू करती हैं। तभी गोदावरी का पैर बर्फ में फिसल जाता है। ये राम, मेरा पैर, हो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पैर टूट गया हो। इस तरह तो हम उस बर्फीले पहाड़ तक का सफर तय नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक जुगाड़ है, जरा रुको। चंपा पास के पेड़ से बहुत सारी मजबूत टहनी तोड़कर सामान में से छेनी हथौड़ी से चप्पल के आकार का कुछ बनाने लगती है। अरे चंपा, ये तुम क्या कर रही हो? इसे स्केट समझ लो। इसके नीचे कील लगी है। अब इसे पहनकर चलने में हम फिसलेंगे नहीं। चंपा के जुगाड़ से सब लोग बिना फिसले उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां सुंदर सुंदर लकड़ी वाले घर थे और चारों तरफ सफेद बर्फ थी और बीचों बीच से एक झरने से हीरे की तरह एकदम शुद्ध नीला पानी बह रहा था। तभी गाय गोबर कर देती है, जिसे देखकर पड़ोसी घिन करने लगती है। अरे भाई, कहाँ से घुस आई हो तुम घुमक्कड़ बहुएं हमारे घर के अंदर? देखना जरा तुम्हारी गायों ने कितनी गंदगी मचा दी। चलो चलो निकलो यहाँ से। हम सब क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमें अपने गांव से मत निकालिए। सुना है पहाड़ी लोग बहुत दिलदार होते हैं, हम पर तरस खाएंगे। क्या हमें आपके गांव में थोड़ी जमीन रहने के लिए मिल सकती है? देखो बहन, इस पहाड़ी गांव में जमीन की कमी तो नहीं, लेकिन यहाँ बर्फीले जगह में घर बनाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि जैसे राजस्थान में दूध से ज्यादा कीमती पानी को समझते हैं, वैसे ही पहाड़ी इलाके में लकड़ी बहुत ही महंगी बिकती है। तो बिना लकड़ी के साधन के तुम घर कैसे बनाओगी? उसकी चिंता मत कीजिए, अपने रहने का जुगाड़ हम खुद कर लेंगी। दसों जुगाड़ू बहू गायों के गोबर पर गौर करती हैं। तभी चंपा बोलती है, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ कि हम सब बहू अपने रहने के लिए गोबर का घर बना सकती हैं? गोबर के घर के अंदर गर्माहट होती है। लगता है यहाँ पास ही में जंगल है। वो देखो, कुछ औरतें नीचे की तरफ से लकड़ी ला तो रही हैं। हम अपने लिए वहाँ से ईंधन के रूप में लकड़ी, सूखे पत्ते इकट्ठे करके लाती हैं। 3-4 बहुएं गौरी, चंपा, रीमा, सीमा जंगल में आ जाती हैं और ईंधन के लिए लकड़ी, कुछ जंगली सब्जी वगैरह इकट्ठा करती हैं। तो वहीं बाकी 6 बहुएं घास फूस पुलों से गोबर घर बना लेती हैं। लगभग 2-3 दिनों में उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अब दसों के सामने पेट भरने की समस्या भी खड़ी थी। किसी तरह से रहने का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन खाने का क्या करें? बच्चे भी भूखे हैं। हमारे पास गाय तो है, उनका दूध निकालकर बस किसी तरह चूल्हे का जुगाड़ हो जाए तो बच्चों को दूध उबाल कर पिला देंगे। मगर इस बर्फीले इलाके में मिट्टी मिलना भी तो बहुत मुश्किल है कि चूल्हा बना सके। हाँ, मगर बर्फ तो है, देखो कितना सख्त बर्फ है, इसका चूल्हा बना लेते हैं। इस तरह दसों एक और जुगाड़ लगाकर चूल्हा तैयार करती हैं। तभी सीमा की बेटी पिंकी बोलती है, माँ दूध तो बहुत मीठा था, पेट भर गया। मगर तुम्हें पता है माँ, पहाड़ी इलाकों में दूध, घी, पनीर, मक्खन बहुत ही महंगा बिकता है। मेरी मानो तो आप सब हमारी गाय के दूध से यही सारी चीज बनाकर बेचो। अरे वाह, ख्याल तो बहुत अच्छा है। हम अपनी गाय के दूध से दूध, घी, पनीर का उत्पादन करके इस जगह में बेचें तो हमारी अच्छी आमदनी हो सकती है और भरण पोषण भी आराम से हो जाएगा। हाँ, और यहाँ तो जंगल में हमारी गायों के लिए कितनी हरी हरी घास और चराई है। हम दिन के समय अपनी गायों को वहीं ले चलेंगे। दाना पानी भूसा खरीदने के पैसे बच जाएंगे। इसी तरह से दसों जुगाड़ लगाकर ठंड में अपनी जीविका चलाने लगती हैं। आस पड़ोस के लोग भी उनके यहाँ से डेयरी उत्पादन खरीदने लगते हैं। लेकिन सामने हर कुछ दिनों पर एक समस्या खड़ी थी कि जब भी बर्फ उनके घर पर इकट्ठा होती तो उन्हें दोबारा से अपने छत को ठीक करने में, गोबर से लिपाई करने में मेहनत करनी पड़ती थी। लो, हो गई हमारी गोबर की छत तैयार। इस बार मैंने बहुत ही मोटी परत चढ़ाई है। अब आगे की सर्दी का मौसम आराम से कट जाएगा, क्योंकि ये गोबर की परत उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऊपर से हम पन्नी लगा देते हैं। जो भी बर्फ हमारी छत पर रुकेगी वो बड़े आराम से फिसलकर नीचे गिर जाएगी। अरे वाह, ये जुगाड़ तो सबसे अनोखा है। आखिर हम सब जुगाड़ू बहुएं जो ठहरी, हर मुश्किल का जुगाड़ लगा ही लेती हैं। इस तरह दसों जुगाड़ू बहुएं हंसी खुशी अपने जुगाड़ू गोबर ससुराल में गुजारा करती हैं। थोड़े दिनों बाद ही दसों के पति भी उनके पास लौट आते हैं।
ये ले, खाना खा ले। माँ, लेकिन ये खाना तो ठंडा हो गया है ना, और आपको तो पता है कि मैं खाना ठंडा बिल्कुल नहीं खाती, फिर आप मुझे ठंडा खाना क्यों दे रही हो? अरे तो क्या हुआ, इतना भी ठंडा नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही बना था, तू ही लेट आई है तो मेरी थोड़ी ना गलती है, इतना ठंडा खाना चलता है। माँ, मैं नहीं खा सकती इतना ठंडा खाना, अरे ठंड हो रही है प्लीज, ऊपर से ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा, प्लीज ना, ये खाना मत दो ना, दोबारा मेरे लिए खाना बना दो ना। ये लाड साहब पता नहीं कहाँ से हमारे घर में आ गई हैं। अरे अभी थोड़ी देर पहले बना हुआ खाना तुझे ठंडा लग रहा है, यही ससुराल में जाएगी ना तब पता चल जाएगा, तब अकल ठिकाने आएगी। अपनी माँ को 4 बार काम करवाते हुए शर्म नहीं आ रही, इतनी बड़ी हो गई है। प्रीति ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो प्रीति को ठंडा खाना पसंद आने लगा? चलिए प्रीति के दुख दर्द की कहानी जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। प्रीति अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने आटा लगा दिया है, मैं अभी रोटी बना दे रही हूँ, जब सबको खाना होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं सबको खाना परोस दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, अभी क्यों बनाना है, जब हम खाएंगे तब सबको गरम गरम बनाकर परोस दियो, हमारे घर में कोई ठंडा खाना नहीं खाता। माँ जी, ठंडा कहाँ है, थोड़ी देर पहले का ही तो बना होगा ना। बहू, थोड़ी देर पहले का हो या 5 मिनट पहले का भी क्यों ना हो, हमारे घर में ठंडा खाना कोई नहीं खाता। ठीक है माँ जी, बता दीजिएगा जब सबको खाना खाना होगा, तभी गर्मा गर्म बना दूंगी मैं रोटी। इसी तरह प्रीति को अपने ससुराल में तीनों समय गरम गरम खाना बनाना पड़ता है। प्रीति आराम से लेटी थी कि तभी उसके देवर और पति आ जाते हैं। अरे आप दोनों दिन के समय? हाँ, हम दिन में घर पर ही खाना खाते हैं गरम गरम, ऑफिस में ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम गरम खाना खाने के लिए घर पर आ जाते हैं। पर मैंने तो कुछ बनाया नहीं है। तो बनाओ ना भाभी, हम गरम खाना खाने के लिए ऑफिस से घर आए हैं, जल्दी से खाना बना दो, भूख लग रही है। और ऐसे ही रोज ना दिन में गरम खाना बना दिया करो, हम हर रोज घर पर आते हैं, अभी बस 1-2 बार आ नहीं पाए थे। प्रीति को फिर से दिन में खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन प्रीति रसोई में खाना बना रही होती है। खाना बन ही गया, अभी सबको बुला लेते हैं, वरना सब मेरे ही सर पर तांडव करेंगे कि खाना गरम नहीं है, खाना गरम चाहिए। अरे आ जाओ सब लोग, खाना खा लो, बन गया खाना। अरे वाह भाभी, आज तो आपने एकदम गरम गरम खाना दे दिया। ठंड में गरम खाना ना मुझे वैसे ही पसंद है, फिर खाने में कुछ भी हो मैं वो भी खा लूंगा। अच्छा भाभी, रोटी ना थोड़ी ज्यादा खाऊंगा, कल आपने ठंडा खाना दिया था तो इसलिए मैंने खाना ही नहीं खाया था, अब मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। लेकिन मैंने तो सबके लिए हिसाब से रोटी बनाई है, अब वापस रोटी बनानी पड़ेगी तो मुझे आटा भी लगाना पड़ेगा। पर भाभी, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। अरे वैसे भी फ्रेश आटा लगाओगी तो अच्छा ही रहेगा ना, मेरे लिए फ्रेश आटा लगा देना, मैं रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगा आज। चल बहू, अभी जल्दी से खाना दे दे, वरना ये भी ठंडा हो जाएगा, ठंडा खाना होने के बाद कोई खाएगा तो है नहीं। प्रीति सबको खाना परोसने के बाद काफी थक जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। हाँ, मेरी कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, पूरे दिन रसोई में खड़े खड़े ना कमर लचक जाती है, ऊपर से ठंड की वजह से अकड़ भी गई है। प्रीति आराम करके रसोई में खाना खाने के लिए जाती है। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने लिए भी गर्म खाना बनाऊं, मैं तो यही ठंडा खाना खा लूंगी। कुछ दिनों बाद प्रीति रात के समय बचा हुआ खाना ही सबको सर्व कर रही होती है। अरे ये क्या है प्रीति, यही तो तुमने दिन में भी बना दिया था ना, और तुम यही बचा हुआ खाना रात में दे रही हो? तुम्हें पता है ना हमारे घर में कोई भी ठंडा खाना नहीं खाता। हाँ, ये बचा हुआ जरूर है, लेकिन ठंडा नहीं है, मैंने गर्म कर दिया है, आप लोग इसे आराम से खा सकते हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बहू, तूने ऐसा क्यों किया? अरे तुझे कितनी बार बताया कि हमें फ्रेश खाना चाहिए, वो भी गरम गरम, हम ये सब नहीं खाएंगे तो हमारे लिए दोबारा से बना। माँ जी, अब यही बन गया है, अगर दोबारा खाना बनाऊंगी तो उसमें कितना टाइम जाएगा, आप सब लोग यही खा लीजिए ना। नहीं भाभी, आपको ठंडा खाना चलता होगा, बासी खाना चलता होगा, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल नहीं चलता है। अरे अगर हमें ऐसे ही गरम करके खाना है तो एक टाइम बनवाकर तीनों टाइम गरम करके ना खाएं, हमें हर टाइम फ्रेश बना हुआ गरम खाना चाहिए। ठीक है, लाती हूँ। इतना होने के बाद भी प्रीति को कोई कभी समझ नहीं पा रहा था। प्रीति ठंड में रसोई में खाना बना रही थी। एक तो रसोई इतनी खुली है, हर जगह से हवा आ रही है, पहले जाकर खिड़की बंद कर देती हूँ। अरे खिड़की बंद करूंगी तो टाइम जाएगा, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंचेगा, इनकी तो जमीन भी इतनी ठंडी हो रखी है। और किसी को रोटी चाहिए तो बता दो, मैं बार बार अंदर बाहर नहीं करूंगी, वैसे भी ठंड लग रही है इतनी ज्यादा, आप सबको तो बैठकर खाना ही है ना, मेरा काम बढ़ रहा है यहाँ।
बहू तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू किसी बाहर वालों के लिए कर रही है। अरे हम तो तेरे ससुराल वाले ही ना। अरे अपने परिवार के लिए इतना करने में क्यों तुझे इतना जोर पड़ रहा है? और वैसे भी जिसको जब खाना होगा वो तो तभी बोलेगा ना। जा मेरे लिए एक रोटी ले आ। भाभी मेरे लिए भी 2 रोटी ले आना। माँ जी अब आप बोलोगी नहीं देवर जी को? अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि जिसको और रोटी चाहिए बता दो। मैं आपके लिए रोटी लेने गई तभी भी बता सकते थे, लेकिन नहीं, अब मैं आपके लिए ले आई हूँ तो अब बता रहे हैं। मैं क्या यही करती रहूंगी? ठंड पता है ना आपको कितनी हो रही है। बहू हर बात में इतना रोना भी ठीक नहीं होता। हमें अच्छे से पता है ठंड कितनी हो रही है, और वैसे भी तू अंदर बाहर करेगी तो तेरे शरीर में ही गर्माहट आएगी ना। अब तू कहना क्या चाहती है? ठंड की वजह से हम ठंडा खाना खाएंगे? प्रीति मुंह बनाते हुए रसोई में फिर चली जाती है। कैसे लोग हैं, एक भी बार ये नहीं समझ रहे कि मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं भी इतनी मुश्किल से काम कर रही हूँ। अरे इतनी ज्यादा ठंड में कोई आसान बात है क्या खाना बनाना? मुझे गरम खाना पसंद है, और अगर मेरे ससुराल वाले गरम खाना खाने वाले मिले तब तो मेरे लिए ही अच्छी बात है ना। आप खुद सोचो, जब मुझे ठंडा खाना नहीं पसंद तो मैं किसी और को कैसे खिला सकती हूँ? और वैसे भी काम कितने भी ज्यादा हो, लेकिन इंसान को कभी भी भूख को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद ही गरम खाना दूंगी क्योंकि मुझे भी गरम खाना ही पसंद है। ये तो कहने और सुनने की बातें होती हैं, लेकिन जब अपने पर सच में बीतती है ना तभी पता चलता है इंसान को कि बोलने और करने में कितना फर्क है। सच में माँ आप सही कहती थी, जब खुद पर बीतती है तो समझ आता है। प्रीति काफी परेशान हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद प्रीति को बुखार था और वो फिर भी रसोई में खाना बना रही थी। अरे बहू खाना बना के नहीं। माँ जी बस बन गया है। अरे भाभी आपको तो बुखार है, आप काम क्यों कर रही हैं? चलिए अंदर। बहू तुझे इतना बुखार है फिर भी तू रसोई में खाना क्यों बना रही थी? अरे किसी को बोल देती। माँ जी मैं क्या ही बोलती आप सबको, गरम खाना पसंद है तो इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले ही बना देती, फिर आराम करती, लेकिन खाना ठंडा हो जाता। आप सबको पसंद नहीं आता इसलिए मैं बना रही थी। माँ हम सब कितने गलत है ना, भाभी हमारे लिए कितना कर रही हैं, हम सबको गरम गरम खाना दे रही हैं, लेकिन भाभी की खुद की हालत ठीक नहीं है और उसमें भी हम सबके लिए करती रही। हम सब सच में बहुत ही गलत कर रहे थे भाभी के साथ। हाँ तू सही बोल रही है बहू, अब से कोई जरूरत नहीं है हर समय गरम खाना बनाने की, कभी कभी हम ठंडा खाना भी खा सकते हैं। माँ जी अगर आप सब लोग मेरे लिए खुद को इतना बदल रहे हो तो मैं भी कोशिश करूंगी कि हर वक्त आपको ठंडा खाना ना मिले। इसे ही कहते हैं परिवार। मुश्किलों में प्रीति के परिवार ने ही उसको संभाला और खुद को बदला। प्रीति ने भी अपने ससुराल वालों को कोसने की बजाय अब उनके इस बदले हुए तरीके की सराहना की।